नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल की सीरीज में आज हम लेकर चलेंगे टॉपिक को बिल यानी कि विधेयक। कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, मनी बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है। साथ में प्यारे बच्चों हम देखकर चलेंगे बजट को भी, कि बजट का इतिहास क्या था। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे विधेयक पर यानी कि बिल पर। अगर हम विधेयक की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास बनता है विधेयक के प्रकार। विधेयक प्यारे बच्चों दो प्रकार के होंगे, एक होगा सार्वजनिक विधेयक और एक होता है प्यारे बच्चों निजी विधेयक। सार्वजनिक विधेयक और निजी विधेयकों में क्या डिफरेंस है, अब हम इनको थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं। तो यहां से सबसे पहला पॉइंट ले लेते हैं सार्वजनिक विधेयक। सार्वजनिक विधेयक जो होगा प्यारे बच्चों, किसी भी संसद के सदन में किसी भी मंत्री के द्वारा पेश किया जा सकता है, लेकिन विधेयक पेश करने से पहले, यानी कि जब भी आप कभी विधेयक पेश करो, विधेयक पेश करने से पहले 7 दिन पहले सदन को सूचित करना होगा। अगर हम सार्वजनिक बिल को लेकर चले प्यारे बच्चों, तो सार्वजनिक बिल जो आपका है वो संसद के किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं आप, लेकिन पेश करने वाला जो व्यक्ति होगा वो मंत्री ही होना चाहिए। मंत्री के साथ साथ प्यारे बच्चों, बिल पेश करने से पहले आपको 7 दिन पहले कम से कम आपको नोटिफाई करना पड़ेगा, यानी कि आपको प्यारे बच्चों इससे संबंधित सूचना देनी होगी। तो सूचना देने के बाद आप इस बिल को सदन में पेश करने का अधिकार रखते हैं, तब आप इस बिल को सदन में पेश कर पाओगे। इसी प्रकार से अगर हम देखकर चले नंबर 2, निजी बिल या विधेयक। निजी विधेयक में कंडीशन यह है कि संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है, लेकिन बिल पेश करने से पहले एक माह पहले सदन को
सूचित करना होगा। यानी कि प्यारे बच्चों, निजी बिल जब भी आप पेश करो तो कोई भी मंत्री निजी बिल को पेश करने का अधिकार रखता है और संसद के किसी भी सदन में आप इस बिल को पेश कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये बिल पेश कर रहे होंगे तो आपको प्यारे बच्चों सदन को कम से कम 1 महीने पहले तो इन्फॉर्म करना होगा कि हम कोई पर्सनल बिल लेकर चल रहे हैं, यानी कि निजी बिल लेकर चल रहे हैं। तब उसके बाद बेटा बिल पर आगे कार्रवाई होगी, फिर उसके बाद बेटा बिल पर चर्चा होगी, बिल को आगे लेकर चलना है नहीं लेकर चलना, वोटिंग भी होगी। अगर वो बिल आगे जाकर चलता है तो बेटा फिर सदन में मान लो राज्यसभा में पेश हुआ, वहां से पारित हुआ तो लोकसभा में चला जाएगा, लोकसभा से भी पारित हो गया फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब कहीं जाकर बेटा वो एक कानून का रूप ले पाएगा। क्योंकि कानून का रूप लेने के लिए प्यारे बच्चों हमें सदन के दोनों सदनों में चलना होता है। अगर आपने लोकसभा में पेश किया तो फिर वो राज्यसभा में जाएगा, दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति से। जब राष्ट्रपति किसी भी बिल पर मोहर लगा दें तब प्यारे बच्चों वो कानून बनकर हमारे लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि विधेयकों के प्रकार, एक बार प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। डन। अब अगर हम लेकर चले विधेयकों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ बिल या वर्गीकरण देख लीजिएगा। विधेयकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिल। तो विधेयकों के प्रकार में प्यारे बच्चों 4 प्रकार हमारे पास होंगे। सबसे पहला बिल आएगा साधारण विधेयक यानी कि नॉर्मल बिल। साधारण विधेयक होगा तो यहां ध्यान रखना है बेटा, वित्तीय यानी कि फाइनेंस के अलावा, वित्तीय विषय के अलावा होता है। यानी कि साधारण बिल होगा बेटा वित्तीय विषय से, वित्तीय विधेयक से अलावा किसी भी अन्य मामले का जो बिल होगा वो साधारण विधेयक में, तो वित्तीय विषय के अलावा होता है, किसी अन्य मामले से संबंधित। दूसरा जो हमारे पास बिल होकर चलता है, यहां पर बात आती है धन विधेयक। धन विधेयक होगा टैक्स और सार्वजनिक खर्चों से संबंधित। केवल बेटा ये टैक्स और सार्वजनिक खर्चों से संबंधित ही हो सकता है, इसके अलावा और किसी से संबंधित नहीं होगा। इसके बाद प्यारे बच्चों सी आता है वित्त विधेयक। ये केवल और केवल बेटा वित्तीय मामलों से ही संबंधित होता है। बी इसमें चलेगा बेटा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन विधेयक। ये होगा प्यारे बच्चों किसी भी संशोधन से संबंधित। यानी कि प्यारे बच्चों हमारे संसद में 4 प्रकार के बिल होकर चलेंगे, जिनमें से सबसे पहले है साधारण विधेयक। वित्तीय विषय के अलावा आप किसी भी संबंधित विषय में लेकर चल रहे हो, लेकिन इन 3 के अलावा तो वो बेटा किस में चला जाता है, साधारण विधेयक में। इसके बाद हमारा आता है बेटा धन बिल।
ये टैक्स और सार्वजनिक खर्चों से संबंधित ही होगा, इसके अलावा किसी से नहीं होगा। डिसाइड करता है केवल लोकसभा का अध्यक्ष। वित्त विधेयक में बेटा सिर्फ और सिर्फ बिल की बात होती है, पैसों की बात होती है, और इसको डिसाइड भी लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान संशोधन से संबंधित कोई बिल होगा तो बेटा किसी भी संविधान से संशोधन से संबंधित होने वाला है, कोई नया कानून बनाना है, तब बेटा हम संविधान संशोधन विधेयक में आएंगे। साधारण विधेयक ऑटोमेटिक सी बात हो गई बेटा, किसी भी सदन में ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन धन विधेयक की कंडीशन बेटा थोड़ी सी बदल कर हो जाती है। धन विधेयक में टैक्स और सार्वजनिक खर्चों से बात होगी, डिसाइड करने वाला लोकसभा अध्यक्ष होता है। अभी हम इन पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर में ये कैसे अलग अलग हो जाते हैं। इनके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा धन विधेयक पर। धन विधेयक, धन विधेयक जो हमारे पास होगा प्यारे बच्चों, इसका आर्टिकल चलेगा 110, अनुच्छेद नंबर 110 में बात होती है लोकसभा का अध्यक्ष ही केवल इसका निर्धारण करेगा। मतलब यह है बेटा कि कोई बिल, मनी बिल या फाइनेंस बिल है, यानी कि वित्त विधेयक है या धन विधेयक है, इसका निर्धारण केवल और केवल लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो यानी कि धन विधेयक भी बेटा किसकी सम्मति से आएगा? लोकसभा के अध्यक्ष की सम्मति से ही चलेगा। धन विधेयक जो हमारे पास होगा, इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट आएगा, इस बिल को राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती है। अगर बेटा हमने कभी भी बिल पेश किया जो मामला होगा धन विधेयक से, तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश होगा। लोकसभा से पेश होने के बाद जब ये राज्यसभा में जाएगा तो बेटा राज्यसभा इसको अस्वीकार नहीं कर सकती है, राज्यसभा को इस बिल को स्वीकार करना ही करना होगा। इसके बाद जो हमारे पास धन विधेयक के बाद आता है बेटा, तो धन विधेयक के बाद हमारे पास कंडीशन बनती है वित्त विधेयक की। वित्त विधेयक की अगर हम बात करें तो आर्टिकल कौन सा होगा? तो आर्टिकल 117 1 और 3 अनुच्छेद होगा प्यारे बच्चों 117 1 और 117 का भाग 3, ये दो आर्टिकल हैं। वित्त विधेयक यह भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित होगा। यानी कि प्यारे बच्चों अगर हम बात करें वित्त विधेयक की, जो अनुच्छेद नंबर 117 1 और 3 में आता है, इसका भी डिसाइडेशन कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, कि भैया ये वित्त विधेयक है या नहीं है। अगर उसको लगता है कि वित्त विधेयक ना होकर धन विधेयक है, तब तो कार्रवाई लोकसभा में चली जाएगी। लेकिन अगर ये उसको लग रहा है कि वित्त विधेयक है, तब इसकी कार्रवाई में थोड़ा सा बदलाव होगा। वित्त विधेयक में यह है बेटा कि सदन के किसी भी सदन में इसको पेश कर सकते हैं। सदन के किसी भी भाग, जैसे लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इस बिल को अस्वीकार और संशोधन कर सकती है।
हमने रखा था बेटा कि अगर कोई भी बिल धन से संबंधित होगा तो राज्यसभा उसको अस्वीकार नहीं कर सकती, उसको स्वीकार ही करेगी। लेकिन अगर वित्त विधेयक हुआ तो बेटा राज्यसभा इस बिल को अस्वीकार कर सकती है, संशोधन के लिए ले सकती है। धन विधेयक जो हमारे पास होता है बेटा, उसको राज्यसभा ज्यादा दिन के लिए अपने पास रख भी नहीं सकती। 14 दिन से ज्यादा रखती है तो वो ऑटोमेटिक से आता है, बिल पास होना माना जाता है। तो राज्यसभा केवल 14 दिन तक इसके लिए वेट करा सकती, इससे ज्यादा वेट नहीं करा सकती। यहां पर राज्यसभा को जरूर शक्ति है प्यारे बच्चों कि राज्यसभा उस बिल को बेटा अस्वीकार कर सकती है, संशोधन के लिए वापस लौटा देगी। अभी जो हमने बात करी बेटा विधेयकों के प्रकार, तो प्रकार हमने रखे 4: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। जिनमें से हमें जो दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखने बेटा, धन विधेयक और वित्त विधेयक। धन विधेयक जाता है 110 में, लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करेगा, केवल लोकसभा में ही पेश होगा। इसके अलावा हम बात करें बेटा, राज्यसभा इस बिल को अस्वीकार नहीं कर सकती है। राज्यसभा अपने पास बस ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक होल्ड रख सकते हैं। अगर 14 दिन तक होल्ड रखा तो बेटा ये ऑटोमेटिक पास मान लिया जाएगा। वित्त विधेयक होगा अनुच्छेद नंबर 117(1) और 117(3) चलता है प्यारे बच्चों। और यहां पर बिल की कंडीशन लेकर चलें तो यह भी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही निर्धारित होता है, लेकिन आप सदन के किसी भी सदन में पेश कर सकते हो, चाहे आप लोकसभा में पेश करो चाहे आप राज्यसभा में। अगर लोकसभा से बिल पेश हुआ है और राज्यसभा में इसके पास पहुंचा तो राज्यसभा बेटा इस बिल को अस्वीकार कर सकती है, संशोधन के लिए वापस लौटा सकती है। ये राज्यसभा का इसमें यहाँ पर विवेक या उसका विशेष अधिकार है। इसीलिए प्यारे बच्चों धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों अलग अलग हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या ऐसी कोई ज्वाइंट असेंबली बुला सकते हैं, तो धन विधेयक से संबंधित कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। वित्त विधेयक से संबंधित आप रखना चाहो तो रख सकते हो बेटा कि ज्वाइंट असेंबली यानी कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। आज तक भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। अभी हम तीनों को भी ले लेंगे बेटा। संयुक्त अधिवेशन जब भी होगी तो अध्यक्षता करने वाला केवल और केवल लोकसभा का अध्यक्ष होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा संयुक्त अधिवेशन। यानी कि ज्वाइंट असेंबली। संयुक्त अधिवेशन की अगर हम लेकर चलें अध्यक्षता, तो अध्यक्षता करने का अधिकार सिर्फ एक ही व्यक्ति करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। ये अध्यक्षता करेगा। इंडिया में कितनी बार बुलाए गए हैं, तो सबसे पहली बार बुलाया गया था प्यारे बच्चों दहेज बिल के लिए। कब? 1960 में। इस वक्त में लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? M.A. अयंगर। ये है प्यारे बच्चों लोकसभा अध्यक्ष। दूसरी बार हमने ज्वाइंट असेंबली बुलाई थी बेटा बैंकिंग सेवा के लिए, बैंकिंग सर्विस बिल। कब? 1977 में। इस वक्त में अध्यक्ष कौन थे? K.S. हेगड़े। ये हो गए लोकसभा अध्यक्ष। तीसरी बार हमने संयुक्त अधिवेशन बुलाया था प्यारे बच्चों, और ये बुलाया था आतंकवाद निरोध के लिए। कब? 2002 में। इस वक्त में लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों? मुरली मनोहर जोशी। ये हो गए लोकसभा अध्यक्ष। तो हमने आतंकवाद निरोधक मनोहर जोशी है बेटा, मुरली मनोहर नहीं, ये हमने अध्यक्ष रखे। सबसे पहले हमने ज्वाइंट असेंबली बुलाई दहेज बिल के लिए 1960 में। M.A. अयंगर के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष हैं।
फिर आया बेटा बैंकिंग सर्विस अधिनियम 1977 में, इस वक्त में अध्यक्ष थे के एस हेगड़े। और इसके बाद बुलाया बेटा बैंकिंग आतंकवाद निरोध के लिए 2002 में, इस वक्त में अपने पास लोकसभा के अध्यक्ष थे मनोहर जोशी, ये हमारे पास लोकसभा अध्यक्ष। एक बार आप प्यारे बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम सीधी चर्चा करेंगे बजट पर। डन प्यारे बच्चों। अब हमारा टॉपिक थोड़ा सा बदलकर होगा। यहां हम लेकर चलेंगे बेटा बजट। हमारे संविधान में बेटा बजट शब्द का कोई भी वर्णन नहीं है, लेकिन बजट से संबंधित हम बात जरूर करते हैं। अब आपको लगेगा साहब बजट तो जरूर होना चाहिए संविधान के किसी अनुच्छेद में। बजट की जगह प्यारे बच्चों हमारे संविधान में वर्ड यूज हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि एनुअल जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं बेटा वो हम बजट के रूप में रखते हैं। अब बजट कैसे बना, तो बजट शब्द जो हमारे पास लिया गया है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो यहां पहला पॉइंट हम ले लेंगे, यह फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला है। इसके बाद कंडीशन रखें बेटा कि भारत में बजट का अर्थ, भारत में बजट का अर्थ व्यय कर लगाने की योजना, व्यय कर यानी कि बेटा टैक्स लगाने की योजना जो अर्थव्यवस्था व नागरिकों के जीवन को प्रभावित करे। तो प्यारे बच्चों भारत में जो बजट का अर्थ रखा जाता है टैक्स खर्चों से संबंधित, जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, साथ में प्यारे बच्चों जो आम नागरिक हैं उनके जीवन पर भी ये असर डालता है। अगर बजट में किसी वस्तु का दाम बढ़ गया, यानी कि कोई वस्तु महंगी हो गई, तो 100% बेटा आम लोगों पर तो इसका फर्क पड़ेगा। यदि हमने किसी वस्तु पर टैक्स बढ़ा दिया तो वस्तु महंगी हो जाएगी, और यदि वस्तु बेटा टैक्स हटा दिया तो वस्तु बेटा सस्ती भी हो जाएगी। तो इन दोनों का सीधा सीधा असर आम लोगों के जीवन पर होता ही होता है, यानी कि नागरिकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके बाद हम लेकर चलते हैं प्यारे बच्चों एक आर्टिकल के साथ, अनुच्छेद 112 केंद्रीय बजट को वार्षिक यानी कि एनुअल बेटा वित्तीय विवरण कहा गया है। यानी कि प्यारे बच्चों हमारे अनुच्छेद नंबर 112 में बजट का तो कोई वर्णन नहीं है, लेकिन बजट से संबंधित क्या कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण को ही क्या बोला जाए, इसको ही बेटा हम एज ए कंसिडर करते हैं बजट के नाम से। तो यानी कि बेटा यहां तक हम इसको लेकर चलते हैं, ये हमारे पास होगा वार्षिक वित्तीय विवरण जो अनुच्छेद नंबर 112 के साथ चलेगा। एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं, फिर हम बेटा बजट के इतिहास पर चलेंगे। बजट शब्द फ्रेंच भाषा का है
अर्थ होता है इसका बेटा चमड़े का थैला। भारत में बजट का अर्थ है कि ऐसा बजट जिसमें टैक्स और खर्चों से संबंधित बात होगी, जो सीधा सीधा हमारी अर्थव्यवस्था और आम जीवन को प्रभावित करेगा। हमारे पास बजट से संबंधित कोई भी डिटेल नहीं है, तो हम अनुच्छेद 112 का उपयोग करते हैं, जिसमें आता है बेटा वार्षिक वित्तीय विवरण, जो बजट से संबंधित होता है। एक बार आप प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इतिहास की बात करते हैं। डन बच्चों, अब यहां पर हम लेकर चलेंगे बेटा बजट का इतिहास, यानी कि कहां बजट पेश हुआ, किस प्रकार से। तो अब हम कंसिडर कर रहे हैं बजट में हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। यहां सबसे पहला पॉइंट हम कंसिडर करें तो पहला पॉइंट आएगा विश्व में प्रथम बजट 1772 में पेश किया गया। तो पहला बजट बेटा कब पेश किया गया? 1772 में विश्व का पहला बजट। 100% है बेटा ब्रिटेन ने ही बजट पेश किया होगा। अब अगर इस बजट की हम बात करें तो इस बजट में भारत में उस वक्त में कौन था? तो यहां पर शासन चल रहा है बेटा वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में जॉर्ज थर्ड की बात लेकर चल रहे हैं बेटा, उस वक्त गद्दी पर ये बैठे हुए थे। और इसी में ही हम रखें किनके द्वारा पेश किया गया? तो वॉलपॉल के द्वारा यह बजट पेश किया गया। इसके बाद हम कंसिडरेशन पॉइंट में लेकर चलते हैं बेटा नंबर 2 कि भारत में प्रथम बजट 18 फरवरी 1860 में। भारत में पहला बजट पेश किया गया बेटा 18 फरवरी 1860 में। किनके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किनके द्वारा पेश किया गया बेटा? तो ये पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन के द्वारा यह पेश किया गया। इसके बाद हमारा कंसिडरेशन पॉइंट आता है बेटा थर्ड, और ये आएगा बेटा स्वतंत्र भारत का बजट। और स्वतंत्र भारत का बजट पेश हुआ था बेटा 26 नवंबर 1947 को। ये पेश किया गया बेटा षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया। तो प्यारे बच्चों, जो विश्व में सबसे पहला बजट पेश हुआ 1772 में, वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल चल रहा है, जॉर्ज थर्ड के वक्त की बात हो रही है, वॉलपोल के द्वारा पेश किया गया था। भारत में पहला बजट बेटा लॉर्ड कैनिंग का काल चल रहा है, 18 फरवरी 1860 की बात लेकर चल रहे हैं, जेम्स विल्सन के द्वारा पेश हुआ। तो ऑटोमेटिक सी बात है, स्वतंत्र भारत का बजट पेश हुआ 26 1947 को,
और पेश करने वाले व्यक्ति का नाम है षणमुखम शेट्टी। इसके अलावा हम अगर कंसिडर करें नंबर 4, और ये आता है गणतंत्र भारत का बजट। गणतंत्र भारत का बजट। तो गणतंत्र भारत का बजट पेश हुआ बेटा 28 फरवरी 1950 को, और ये पेश किया था प्यारे बच्चों जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया। तो स्वतंत्र भारत जब हुआ तो प्यारे बच्चों गणतंत्र की बात भी होगी, तो संविधान लागू होने के बाद भी आएगा। तो 28 फरवरी 1950 को सबसे पहले बजट पेश किया था जॉन मथाई के द्वारा। ये हो गया हमारे पास गणतंत्र भारत का प्रथम बजट। एक बार आप प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। डन। इसके बाद हम चर्चा लेकर चलते हैं बेटा तो पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। जवाहर लाल नेहरू ने 28 फरवरी 1958 को बजट पेश करते हुए घोषणा की कि बजट फरवरी माह के अंत में पेश होगा। तो प्यारे बच्चों 28 फरवरी 1958 को जवाहरलाल नेहरू ने जब बजट पेश किया तो उस वक्त में घोषणा की कि जब भी कभी केंद्र सरकार का बजट आएगा तो वो हमेशा फरवरी माह के अंत में ही पेश होगा। लेकिन ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अब हमारा जो बजट है वो फरवरी माह के एंड पर नहीं आता, ये बजट आता है 1 फरवरी से। तो अब यहाँ पर पॉइंट आएगा कि साहब कब से चेंज किया, तो ये चेंज किया है 2017 से। तो यहाँ पर अब इसमें बदलाव हो गया है। तो सेकंड पॉइंट को जब अपन लें, यहां पर कंडीशन है 2017 में बजट पेश करने का समय, बजट पेश करने की दिनांक में परिवर्तन हुआ। अब बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों 1958 से 2016 तक कंडीशन ये थी कि बजट फरवरी के एंड में होगा, लेकिन 2017 में बेटा इस ट्रेंड को बदल दिया गया। अब बजट पेश होता है प्यारे बच्चों 1 फरवरी से। तो 1 फरवरी से बजट पेश करने की कंडीशन रखी। इसी में ही अगर हम बात रखें, एक और खास पॉइंट बनेगा 1999 में बजट पेश करने का समय बदला गया। पहले बजट
इवनिंग में पेश होता था। इसे बदलकर मॉर्निंग किया गया। यानी कि प्यारे बच्चों 1999 से पहले कंडीशन थी कि बजट जब भी पेश किया जाएगा तो हमेशा शाम को ही होगा, लेकिन अब बजट पेश करने की 1999 के बाद से धारणा बदल गई बेटा। अब बजट जब भी पेश किया जाएगा तो वो हमेशा सुबह के वक्त में ही होगा और बजट की क्रियाविधि चलती रहेगी। सेम 2017 में बेटा हमने तारीख को बदला, यानी कि दिनांकों की फरवरी के एंड में नहीं होगा, बजट पेश होगा 1 फरवरी से। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम कंसीडर करें तो सीडी देशमुख है कहां से? हैदराबाद से। गैर हिंदी भाषी होने के बाद भी घोषणा की कि बजट हिंदी भाषा में पेश किया जाए। तो प्यारे बच्चों सीडी देशमुख, इनको हिंदी आती भी नहीं है। इन्होंने बेटा जब बजट पेश किया तो उस वक्त में घोषणा की कि भाई बजट जब भी आप पेश करें तो उसको केवल आप हिंदी भाषा में पेश करो। लेकिन बाद में बेटा इसको भी चेंज कर दिया गया निर्मला सीतारमन ने कि ऐसा कोई नियम किसी संविधान के अनुच्छेद कानून में लिखा नहीं है कि आप हिंदी भाषा में पेश करो, बजट एज यूजुअल आप इंग्लिश में ही पेश कर सकते हो। तो यहां पर सीडी देशमुख हैदराबाद से हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों बनता है अपने पास पॉइंट कि सबसे ज्यादा बार बजट पेश किसने किया। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले मंत्री, तो सबसे अधिक बजट पेश करने वाले मंत्री हैं बेटा मोरारजी देसाई। और कितनी बार इन्होंने बजट पेश किया? इन्होंने बजट पेश किया है 10 बार। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती हैं प्यारे बच्चों निर्मला सीतारमन। इन्होंने भी दूसरी बार सर्वाधिक सबसे ज्यादा बजट पेश किया है। इसके बाद हम कंसिडर लेकर चले बेटा ऐसे वित्त मंत्री जो बजट पेश नहीं कर पाए। वैसे तो बेटा वित्त मंत्री ही बजट पेश करता है, लेकिन हमारे पास ऐसे अपवाद भी हैं जो वित्त मंत्री भी रहे लेकिन बजट पेश नहीं कर पाए, क्योंकि मृत्यु की कंडीशन बनती बेटा, डेथ हो गई थी तो बजट कैसे पेश करते। तो यहां पर हमारे पास 2 नाम आते हैं बेटा, नाम आते हैं हेमवती बहुगुणा और केसी नियोगी। नाम है हेमवती बहुगुणा 1979 की कंडीशन, और दूसरे व्यक्ति हैं केसी नियोगी, ये इनसे पहले आते हैं बेटा। नाइनटीन 1948 में ये दोनों बेटा वित्त मंत्री भी रहे लेकिन बजट ही पेश नहीं कर पाए। एक बार आप इन सब का स्क्रीनशॉट रखिएगा, फिर हम इसके आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट रखो बेटा।
अब हम कंडीशन में लेकर चलते हैं बेटा कि ऐसे वित्त मंत्री जो प्रधानमंत्री भी रहे, तो ऐसे वित्त मंत्री बेटा जो प्रधानमंत्री भी रहे, इनमें नाम आता है सबसे पहले मोरारजी देसाई, फिर नाम आता है चौधरी चरण सिंह, फिर नाम आता है प्यारे बच्चों वीपी सिंह, और इसके साथ नाम आता है मनमोहन सिंह। ये ऐसे व्यक्ति रहे बेटा जो वित्त मंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री की कंडीशन तक भी पहुंचेंगे बेटा। इनके अलावा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा हो और फिर वित्त मंत्री के अलावा बेटा पीएम भी बना हो। जिनमें से आप इनको तो पहचानते ही हो, मनमोहन सिंह, ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2017 में आम बजट व रेल बजट को एक साथ पेश करना शुरू किया गया। पहले प्यारे बच्चों ऐसा होता था कि आम बजट पहले आता था और उसके बाद बेटा अगले कुछ दिनों में फिर रेलवे बजट आता था। अब जिस दिन हम आम बजट पेश करते हैं उसी दिन ही रेलवे बजट पेश कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि हमें बार बार संसद के सदस्यों को बुलाना नहीं पड़ता, एक ही बार में कार्यवाही पूरी हो जाती है। बार बार जब संसद के सदस्यों को बुलाओगे तो 100% है प्यारे बच्चों, खर्चा तो होता ही है, डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है, संसद की कार्रवाई को लंबा खींचना पड़ता है। जब एक बार सदस्य आ गए तो उसी टाइम ही हम आम बजट और रेलवे बजट को पेश कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम कंडीशन लेकर चलें तो सबसे अच्छा पॉइंट एक और आएगा बेटा, बजट पर सबसे लंबा भाषण। तो इस पर सबसे लंबा भाषण दिया था बेटा निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2020 को। निर्मला सीतारमन द्वारा 1 फरवरी 2020 को। और ये जो बजट पर भाषण दिया गया बेटा, ये था लगभग 2 घंटे और 40 मिनट का। अगर इसी में ही हम लेकर चलें सबसे छोटा भाषण, तो सबसे छोटा भाषण दिया था हीरू भाई पटेल ने 1997 में। हीरू भाई पटेल कब? 1997 में। तो इनका वक्त तो आता नहीं, लेकिन बेटा वर्ष कंसिडर किए जाते हैं। 800 वर्ष का इन्होंने भाषण दिया था। तो सबसे छोटा भाषण देने वाले कौन है? हीरू भाई पटेल। ये आज जो हमने बात करी बेटा, ये बजट के इतिहास से संबंधित। ऐसे वित्त मंत्री जो प्रधानमंत्री बनेंगे बेटा, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह और मनमोहन सिंह। 2017 में हमने शुरू किया कि आम बजट और रेलवे बजट को एक साथ पेश करेंगे। बजट के सत्र में बेटा सबसे लंबा भाषण देने वाली है निर्मला सीतारमन 1 फरवरी 2020 को, 2 घंटे 40 मिनट का। सबसे छोटा भाषण दिया है हीरू भाई पटेल ने 1997 में और 800 शब्दों का है। यहां पर आज हमने जो टॉपिक लिया बेटा, सबसे पहले हमने पढ़े विधेयक यानी कि बिल, सार्वजनिक बिल, निजी बिल। उसके बाद फिर हमने देखा बेटा मनी बिल, फाइनेंस बिल,
संशोधन बिल, तो 4 प्रकार के अलग अलग बिल। फिर हम चले बेटा बजट के ऊपर, तो बजट का पूरा इतिहास हमने देखा। हमने अभी 2025 का बजट कंसिडर नहीं किया, कारण हम सिर्फ बजट के इतिहास तक थे। आशा करता हूं बेटा वीडियो में सभी पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।